जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम क्लास 10th में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय लगभग 1830 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक, 1830 तक इसके पहले पढ़ चुके थे। और इसके पहले जो हम लोगों ने 1830 तक पढ़ा था वो हम लोगों ने 1774 से, ठीक, यानी जब 1774 में फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वां बैठता है और उसके बाद में फिर किस प्रकार से क्रांति होती है और यूरोप में सबसे पहली क्रांति कब होती है, यानी 14 जुलाई 1789 को जब यूरोप में क्रांति होती है। तो उसके बाद में फिर देखते हैं आगे उसकी घटनाएं क्या होती हैं और किस प्रकार से नेपोलियन गद्दी पर बैठता है। और नेपोलियन के गद्दी पर बैठने के बाद नेपोलियन एक नेपोलियन संहिता लागू करता है, नेपोलियन संहिता, ये इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन संहिता, ठीक, नेपोलियन संहिता इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एक नंबर में आया है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था, 1804 में। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था, ठीक, नेपोलियन द्वारा 1804 में एक कानूनी बुक लागू किया था जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं, ठीक। इसके अंदर नेपोलियन संहिता में क्या था, तो यहाँ पर समानता की बात की गई थी, यानी जितने भी जो फ्रांस का समाज था 3 वर्गों में जो बटा हुआ था, प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स। इन तीनों स्टेट्सों में जो विशेषाधिकार दिए जा रहे थे प्रथम 2 स्टेट्स को, प्रथम और द्वितीय को, तो वो विशेषाधिकार को खत्म किया गया था और सभी यानी पूरी फ्रांस की जनता को एक समानता का अधिकार दिया गया था, ठीक। उसके बाद में फिर 1815 में नेपोलियन हार जाता है और हारने के बाद में कौन कौन से देश मिलकर हराते हैं, तो 4 देश लड़ते हैं। कौन कौन, तो पहला ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रसा, ये 4 देश मिलके किसे हराते हैं, फ्रांस को, ठीक। फ्रांस को जब हराते हैं तो क्यों ये लोग हराते हैं, तो उसके पीछे का कारण भी हम लोगों ने जाना कि क्यों वो हराते हैं, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जब ये नेपोलियन हार जाता है, यानी 1815 में नेपोलियन हारता है, नेपोलियन के हारने के बाद फिर वही व्यवस्था लागू कर दी जाती है जो व्यवस्था सब नेपोलियन संहिता लागू होने के पहले, यानी जो 14 जुलाई 1789 के पहले की व्यवस्था थी, ठीक, यानी वही पुरानी रूढ़वादी परंपरागत विचारधाराओं को दोबारा से लागू किया जाता है। दोबारा से पूरे समाज को 3 स्टेट्स में बांटा जाता है और तब यही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के जितने भी देश थे पूरे फ्रांस को 4 भागों में तोड़ के ये जो 4 देश जीते हैं इसको और उसको आपस में बांट लेते हैं, ठीक। बांटने के बाद फिर धीरे धीरे वहाँ पर वही पूरी व्यवस्था लागू कर देते हैं जो व्यवस्था पहले थी, रूढ़िवादी व्यवस्था, ठीक। रूढ़िवादी व्यवस्था लागू करते हैं और उस व्यवस्था को लागू करने से 15 वर्षों तक आगे किसी तरीके से शासन चलता है। लेकिन फिर 1815 में हारने के बाद पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था आती है और 1830 में दोबारा से फ्रांस में एक बार से ही एक बार फिर क्रांति की भावना उठी, ठीक। तो 1830 में फ्रांस से ही, क्योंकि फ्रांस वाले पहले एक बार आज़ाद हो चुके थे, ठीक, तो जब वो एक बार आज़ाद हो चुके थे तो उनके लिए ये पहली बार नहीं था और ना ही उनके लिए बहुत जो है वो आज़ादी का वो एंजॉय ले चुके थे, ठीक, कि आज़ादी समानता की भावना वो देख चुके थे, तो बहुत ज़्यादा दिनों तक वो कैद में नहीं रह सकते थे। इसके लिए उन्होंने 1830 में फिर से अपनी जो है क्रांति उभारी। इसीलिए जो है एक मैटरनिक नाम का व्यक्ति है, मैटरनिक, ये कहता है, इन्होंने टिप्पणी किया, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप के बाकी देशों में जुकाम हो जाता है, ठीक। तो ये टिप्पणी आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस टिप्पणी को नोट कर लो। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे आएगा
कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिख ने कहा था। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है और ये आता है। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो मेटरनिख कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप के तमाम देशों में यानी तमाम जगहों पे सर्दी और जुकाम हो जाता है। ठीक, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज जो हमको पढ़ना है 1830 से। ठीक, तो 1830 से और 1845 के 1848 के मध्य हुई घटनाओं को देखना है। ठीक, 1830 से 48 के मध्य की घटनाएं कि 1830 से और मध्य, क्योंकि यहाँ पर 1815 में नेपोलियन हारता है और 1830 तक शासन चलता है। ठीक, पुरानी परंपरागत तरीके से। लेकिन 1830 में दोबारा से फ्रांस जो कि 4 भागों में उसको बांट दिया गया था, लेकिन अब वहां के लोगों ने दोबारा से जो क्रांति की भावना उठने लगी और 1830 से लेकर 1829 तक ये भावना लोगों में धीरे धीरे क्रांतिकारी की भावना बन रही थी। और इस समय 1830 से लेकर 1848 के मध्य ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं जिससे कि एक नई व्यवस्था को स्थापित करने पर बल मिलता है। जिसमें यहाँ पर अगर देखें तो भूख और कठिनाइयों का दौर था। 1830 से 48 के मध्य में भूख और कठिनाइयों का दौर होता है, जहां पर महिलाओं की भी भागीदारी देखने को मिलती है। महिलाओं की भागीदारी में इसमें महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलता है, जहां पर महिलाएं भी यहाँ पर एक चित्रित में वर्णन किया गया है कि महिलाएं जो एक दुकान पे जाती हैं और वहां दुकान पे जब जाती हैं पाव भाजी खरीदने के लिए, पाव और ब्रेड, जो ब्रेड होता है उसको खरीदने के लिए महिलाएं लाइन में लगी होती हैं। लेकिन दुकानदार जो थे वो दुकानदार उस समय का फायदा उठाकर वो उसको ऊंची कीमतों पर बेच रहे थे, यानी वो डंप कर लिए थे, अपना स्टोर कर लिए थे जितना भी सामान था। और महंगाई जो कि बढ़ चुकी थी, अब महंगाई बढ़ गई और जो भी था लोगों के पास स्टोर कर लिया, उसको गोदामों में भर लिया। अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। महिलाओं ने जब वहाँ पर दुकानों पे गई खरीदने के लिए सामानों को, तो वहाँ पर उन्हें नहीं दिया जाता था, बहुत लंबी लाइनें लगती थी। इसमें महिलाएं क्रोध में आके और दुकानदारों पर हमला कर दिया। तो ये सभी जो है एक संघर्ष देखने को मिलता है कि 1830 से 48 के मध्य में भूख और कठिनाइयों का भी संघर्ष करना पड़ता है। और इसमें एक नए मध्य वर्ग का उदय होता है, एक नया वर्ग आता है। नया वर्ग मतलब जो यहाँ पर समाज के 3 स्टेट से, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों स्टेट्सों में ये दो तो खुश थे क्योंकि इनको चाहिए था पुरानी वाली व्यवस्था, और लेकिन ये लोग पुरानी व्यवस्था से खुश नहीं थे, बल्कि ये जो नेपोलियन ने जो व्यवस्था लाई थी उस व्यवस्था से ये लोग खुश थे। लेकिन अब जब नेपोलियन हार जाता है, नेपोलियन संहिता को खत्म कर दिया जाता है और पुराना कानून वही लागू किया जाता है, तो ये सारे लोग तो खुश हो जाते हैं कि हमको हमारा अधिकार वापस मिल गया, हमको टाइथ टैक्स वसूलना है और इनको सामंती टैक्स वसूलना है। इन सबको, इनको जो समाज में इनका जो अलग कर्मचारी होते थे, चर्च की अलग सरकार होती थी, वो सब इनको वापस कर दिया गया, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था और तो और ये टैक्स भी वसूलते थे। तो ये सब तो बहुत खुश थे इस शासन व्यवस्था से जो रूढ़िवादी शासन था। ठीक, लेकिन जब ये नया मध्य वर्ग निकल के आया सामने, इसी को बोला गया नया मध्य वर्ग, क्योंकि इसमें वो लोग थे जो पढ़े लिखे थे, जज थे, वकील थे, और भी जितने पढ़े लिखे उच्च लेवल के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो सारे के सारे इसमें थे। केवल जन्म के आधार पर उच्च वर्ग इसमें था, इसको केवल जन्म के आधार पर उच्च माना जाता था। ना तो ये लोग धन की दृष्टि से ऊंचे होते थे और ना ही उतना ज्यादा ये लोग पढ़े लिखे होते थे, लेकिन इसमें सारे लोग थे। जब इस मध्य वर्ग का उदय होता है तो भी, क्योंकि जब ये इस मध्य वर्ग का उदय होता है तो यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से फ्रांस वासियों ने 1789 में क्रांति लाया था। ठीक, तो 1789 की क्रांति को ये लोग देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार नेपोलियन हार जाता है और फिर वापस से वही व्यवस्था लागू होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि दोबारा से
उस व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पर रूढ़वादी व्यवस्था थी। ठीक, तो दोबारा से ये लोग जो तृतीय स्टेट्स के लोग थे, ये लोग दोबारा से 1830 में एक्टिव होते हैं और 1830 से 48 तक लगातार संघर्ष करते हैं। ठीक, तो जिससे जो है ये संघर्ष करते हैं और इसी में इस संघर्ष को लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कार्य किया, जिसमें लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने के लिए यहाँ पर कई सारे संगीतकारों ने अपना जो है संगीत के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करा रहे थे। कलाकार पेंटिंग के माध्यम से, चित्रित के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं को जगा रहे थे। जिसमें एक चित्र हम लोगों को पढ़ना था, एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिसका नाम था फ्रेडरिक शारियू। ठीक, 1848 में फ्रेडरिक शारियू। ठीक, 1848 में फ्रेडरिक शारियू जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार थे, इन्होंने एक पेंटिंग किया। इन्होंने एक पेंटिंग मतलब 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाया। ठीक, उस 4 चित्रों की श्रृंखला में लोगों के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि देखो ये हमारा एक समाज है। उन्होंने पूरे की पूरी चित्र को एक सामाजिक रूप में प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के बाद में ये दिखाया कि देखो हमने किस प्रकार से ये सारे समाज के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। ठीक, अभी इनका जो फ्रेडरिक शारियू का चित्र था ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। लोगों के अंदर उस चित्र को देखने के बाद धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से फैलने लगी और ऐसे करके वहां पर बहुत सारे संगीत भी ऐसे गाए जाने लगे जिससे कि राष्ट्रवादी भावना लोगों के अंदर जागृत हो रही थी। तो इनका चित्र था वो चित्र उनका कुछ इस प्रकार से था कि एक जो चित्र बनाए थे उसमें इनका चित्र दिखाते हैं। उनका चित्र कुछ इस प्रकार से था। इनका चित्र जो बनाया गया था फ्रेडरिक शारियू का, उनका चित्र कुछ इस प्रकार से था। उन्होंने इस प्रकार से इसका पेंटिंग बनाया जिसमें समाज के सारे लोगों को एक तरीके से दिखाया। कौन से इसमें, और इसमें जो ये न्याय की देवी को भी दर्शाया गया। ठीक, और उसके बाद में इन्होंने इस सामाजिक वर्गों में एक स्त्री और पुरुष की लंबी कतार स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते जा रहे थे। और इसमें आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा कि फ्रांसीसी क्रांति में भी कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कलाकार भी जो अपनी पेंटिंग के माध्यम से, अपनी चित्र के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना जागृत करा रहे थे। उसी प्रकार से शारियू, जो फ्रेडरिक शारियू साहब हैं, इन्होंने भी एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और उसमें इस प्रकार से दिखाया गया कि जो न्याय की देवी की वंदना कर रहे हैं सारे लोग। ठीक, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट 1 नंबर में ये है कि मेटरनिख ने किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप को जुकाम होता है। ठीक, तो ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको नोट रखो कि मेटरनिख ने कहा था, इसको नोट कर लो एक बार। ठीक, उसके बाद में ये सारी घटनाएं घटित हुई। अब 1848 से, अभी यहाँ पर 1848 में, 1848 से क्या हुआ कि जितने भी फ्रांस के छोटे छोटे राज्य थे, छोटे जो राज्य थे, उन राज्यों ने, यानी इन सारे यहाँ के पूरे यूरोप के रहने वाले लोगों ने उन सब छोटे राज्यों को मिलाकर अपना साम्राज्य बनाने लगे, यानी एकीकरण करने लगे। ठीक, जैसे मान लो ये छोटे राज्य हैं और ये आपस में बिखरे हुए हैं। ठीक, ये छोटे तो ये सब आपस में मिलकर जो है एक एकीकरण करने लगे। और एकीकरण करने लगे मतलब ये अपने आप को एक देश बनाने लगे। अच्छा, देश कौन बनाएगा? जो उसमें वहाँ के जो ज़्यादा सक्षम लोग होंगे वो पहले अपने आप को केंद्र में रख के अपने अगल बगल के राज्य हैं उन सबको अपने राज्य में मिला के एक बड़ा सा देश बनाने में लग गए। तो यहाँ पर चालू होता है सबसे पहले जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया। ठीक, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया,
जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है ये 1848 में। ठीक, तो जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है 1848 में। कंप्लीट कब होता है? तो ये जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया ये कंप्लीट होता है 18 जनवरी 1871 को। शुरू होता है एकीकरण, ठीक, शुरू होता है 1848 में। कंप्लीट कब होता है यानी पूरा? तो ये होता है 18 जनवरी 1871 में। ठीक, तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? 1848 में। जर्मन में एकीकरण कब हुआ, या ऐसा भी पूछ सकता है जर्मन की एकीकरण कब हुआ या कब कंप्लीट हुआ? तो हुआ था 18 जनवरी 1871 को। ठीक, जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया पूरा हुआ। जर्मन की एकीकरण में क्या हुआ था? तो यहाँ पर एक प्रसा के जो प्रसा देश था, जो किससे मिलकर, उन चार देशों ने मिलकर फ्रांस को हराया था। तो प्रसा के ही एक मंत्री थे जिसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक, प्रसा के एक मंत्री थे जिसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक, ऑटो वॉन बिस्मार्क, इनको एकीकरण, जर्मन एकीकरण का जनक माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ भी चुका है कि जर्मन एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। जर्मन एकीकरण का जनक ऑटो वॉन बिस्मार्क को माना जाता है। और जर्मन के ये प्रसा के मंत्री थे। ठीक, प्रसा के मंत्री थे जिन्होंने जर्मन की एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जर्मन की एकीकरण में ये महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाए ही निभाए, वहां के जितने भी इनके अगल बगल वाले राज्य थे उन सारे राज्यों को जर्मन में मिलाया। ठीक, और जब प्रसा के राजा को जब ताज पहनाया जाने लगा था तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया। और उन लोगों का कहना था कि अब राजा वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, यानी राजतंत्र की व्यवस्था खत्म कर दिया जाए, बल्कि अब एक लोकतंत्र की स्थापना किया जाए। ठीक, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। तो लोगों का शासन यानी जनता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाए। तो 1871 में जर्मनी राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के महल में हुई, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन राज्य की घोषणा किया गया। वर्साई के महल में ये जो बैठक होती है ये वर्साई के महल में होती है, जिसमें प्रसा के तमाम मंत्री और ऑटो वॉन बिस्मार्क सहित इस सभा में शामिल होते हैं। ये कहां पर होता है? तो वर्साई के महल में। ठीक, वर्साई के महल में, वर्साई के महल में एक बैठक होता है जिसमें काइजर विलियम प्रथम इसकी अध्यक्षता करते हैं इसमें। और इनकी अध्यक्षता में ऑटो वॉन बिस्मार्क भी इसी सभा में रहते हैं वर्साई के महल में। और फिर काइजर विलियम प्रथम द्वारा जर्मन एकीकरण की घोषणा पूरा किया जाता है 18 जनवरी 1871 को। ठीक, तो ये थी जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया। जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया क्यों हुआ? ठीक, तो इसके जानते हैं कि जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया क्यों हुआ। ठीक, क्यों हुआ? कोई बता सकता है कि जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया क्यों हुआ? क्योंकि 1830 से 1848 के मध्य इसका अगर एकीकरण की अगर इसकी प्रक्रिया की बात की जाए तो ये तो बहुत पहले से चली है, लेकिन इसका तत्कालीन कारण था 1830 से 1848 के मध्य हुए क्रांतिकारी गतिविधियां। ठीक, तो वहां पर इससे इसको बल मिलता है और फिर जितने भी छोटे छोटे बिखरे हुए राज्य थे वो सारे राज्यों को ऑटो वॉन बिस्मार्क द्वारा इसको एकीकरण किया जाता है। इसके जनक माने जाते हैं, जिसमें काइजर विलियम प्रथम ने प्रशा के तमाम मंत्रियों सहित जो है जर्मन राज्य की घोषणा करते हैं। ठीक,
तो ये थी जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। अब जो हमको पढ़ना है वो है इटली की एकीकरण की प्रक्रिया। ठीक, इटली की एकीकरण की प्रक्रिया। इटली का एकीकरण, जिस प्रकार से जर्मन की एकीकरण हुआ उसी प्रकार से इटली की भी एकीकरण हुआ। ठीक, तो इटली और जर्मन यहाँ पर दो एकीकरण एक साथ कंप्लीट हुआ। भले ही अलग अलग टाइम पे एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लेकिन खत्म जो एकीकरण पूरा हुआ वो एक ही समय में हुआ। मतलब 1871 में ही जर्मन भी बना और इटली भी बना। ठीक, तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया देखें तो 19वीं शताब्दी के मध्य इटली को 7 राज्यों में विभाजित किया गया था और जिसमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया पीडमांड को एक इलावती राजसी सभा द्वारा शासित किया गया था। ठीक, एक जो पीडमांड इलावती पीडमांड सार्डियक पीडमांड इलावती द्वारा वहां पर एक शासित क्षेत्र था, उस शासित क्षेत्र को आपस में जोड़ के बड़ा करके इटली कर दिया गया था। ठीक, ये मान लो इटली के छोटे छोटे राज्य थे, इसके बगल में बिखरे हुए थे। तो यहाँ पर जो ये सार्डिनिया पीडमांट द्वारा इस पे शासन किया जा रहा था। ठीक, इस पर शासन किया जा रहा था। जब इस पर शासन किया जा रहा था किससे, सार्डिनिया पीडमांट के द्वारा। ठीक, एक राजसी सभा द्वारा इस पर शासन किया जा रहा था। तो यहाँ पर इन सारे छोटे छोटे राज्यों को इसमें मिलाया गया। ठीक, इन सारे छोटे छोटे राज्यों को यहाँ पर इसमें मिलाकर इटली का निर्माण किया गया। एक इटली में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जिस प्रकार से जर्मन में आके जुड़े थे उसी प्रकार से इटली में भी आके जुड़े। जिस प्रकार से जर्मन में एकीकरण की जनक माने जाते हैं ऑटो वन बिस्मार्क, इस तरह से इटली में भी कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो इटली की एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिसमें पहला नाम आता है इटली के एकीकरण के में जोसेफ मेतिसिनी। ठीक, जोसेफ मेतिसिनी इटली एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने 2 संगठन भी बनाए थे जिसका नाम था, एक का नाम था यंग इटली और एक का नाम था इवा इटली। ये दोनों अलग अलग संगठन हैं लेकिन एक ही व्यक्ति द्वारा बनाया गया, वो था जोसेफ मेतिसिनी द्वारा यंग इटली। ये यंग इटली सभा और इवा इटली सभा का गठन किया गया था। ठीक, ये 2 सभा इनके द्वारा बनाया गया था और इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो छोटे छोटे राज्य हैं इन सारे छोटे छोटे राज्यों को इटली में मिलाना। ठीक, इटली का एकीकरण करना, जिसमें मार्शल्स में इन्होंने इवा इटली का गठन किया और बर्न में इवा यूरोप। मार्शल्स एक स्थान है जहां पर युवा यूरोप की स्थापना किया गया मार्शल्स में। और बर्न जो एक स्थान है, ठीक, बर्न
बर्न में किया गया यंग इटली सभा का गठन किया गया और इन दोनों सभा का मुख्य उद्देश्य था, यानी बर्न जो कि एक अलग क्षेत्र है, ठीक, तो बर्न में यंग इटली बनाया गया और इसमें इस सभा के माध्यम से इन सारे छोटे छोटे राज्यों को इसमें मिलाया गया, ठीक। और इसी में एक व्यक्ति हैं युवा यूरोप, ठीक, युवा यूरोप ये भी एक सभा है जिसको बनाया गया मार्शल्स में और ये भी इटली एकीकरण में ये सभा भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक। उसके बाद इसमें दूसरे व्यक्ति हैं, एक और व्यक्ति हैं जो काफी योगदान दिए हैं जिसका नाम है काउंटी कैबिलो डी काउर। काउंटी काउंटी कैबिलो डी काउर ये एक जो है कूटनीतिज्ञ थे, क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। काउंटी कैबिलो डी काउर एक कूटनीतिज्ञ थे जिन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया था, ठीक। इन्होंने अपनी कूटनीतिज्ञ की मदद से 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया था, ठीक। किसे हरा दिया था? ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया की सेना को, कह सकते हैं ऑस्ट्रिया की सेना को इन्होंने 1859 में अपने कूटनीतिज्ञ की वजह से ऑस्ट्रिया को हरा दिया, जिससे जब ऑस्ट्रेलिया की सेना हार गई तो एकीकरण, क्योंकि अब मान लो यहाँ पर ऑस्ट्रिया है तो ऑस्ट्रिया भी इन पे अपना अधिकार करना चाहती है, ठीक, ये हमारे भी आके मिल जाए, तो इनकी सेना क्या करती है? काउंटी कैबिलो डी काउर की सेना इनको ही हरा देती है, तो जो राज्य इनकी ओर जाना चाहते थे वो भी इनकी ओर मिल गए आगे, तो इनकी एकीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से जो है पूरा हुआ, ठीक। किसकी वजह से? काउंटी कैबिलो डी काउर की वजह से, जो उन्होंने 1859 में एक कूटनीतिक वजह से इन्होंने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। उसके बाद में इसमें जोसेफ गैरिबाल्डी, जोसेफ जोसेफ गैरिबाल्डी, ठीक। जोसेफ गैरिबाल्डी जो थे ये भी इटली एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्होंने जोसेफ गैरिबाल्डी जो ये आके जोसेफ मेथिसनी से मिलते हैं और ये मिलने के बाद में इनकी सभा में शामिल हो जाते हैं, ठीक। गैरिबाल्डी 1833 में मेथिसनी से मुलाकात करते हैं और यंग इटली के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। 1833 में ये किससे मिलते हैं? मेथिसनी से मिलते हैं और मिलने के बाद में ये यंग इटली में शामिल हो जाते हैं, ठीक। यंग इटली में ये शामिल हो जाते हैं और शामिल होने के बाद में 1834 में जब ये शामिल होते हैं तो ये भी यूरोप इटली की एकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक। इन्होंने 1834 में पीडमांट में एक गणतंत्रीय विद्रोह में भाग लिया और 1854 में इन्होंने इलावती राज्य को एकजुट करने में लगे विक्टर इमैनुएल द्वितीय का समर्थन किया और उन्होंने 1860 में दक्षिणी इटली में एक्सपीडियंस ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व भी किया। इन्होंने, ऐसे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि 1000 लोगों का अभियान किसने किया? 1000 लोगों का अभियान किया, ठीक। तो 1000 लोगों का अभियान किसके द्वारा किया गया? तो 1000 लोगों का अभियान जोसेफ गैरिबाल्डी द्वारा किया गया था, ठीक। तो ये 1000 लोगों का, ये 1854 में 1000 लोगों का अभियान भी किया था और ये 1833 में यंग इटली में शामिल हुए थे। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, बन सकता है और बनता भी आया है, कई बार बना हुआ भी है कि
जोसेफ गैरिबाल्डी यंग इटली में कब शामिल हुए? ठीक, तो 1833 में उनसे मिले और 34 और 33 के मध्य में ही उनसे मिलने के पश्चात शामिल किए। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछकर कि कब शामिल हुए, इस तरीके से पूछता है किस संगठन में शामिल हुए, तो यंग इटली में। ठीक, यंग इटली में ये शामिल हुए थे जोसेफ गैरिबाल्डी। ठीक, यंग इटली और युवा इटली संगठन को किसने गठित किया? जोसेफ मेतेशनी। ठीक, ये तो कई बार आया हुआ है, यंग इटली और युवा इटली से इसका गठन किसने किया? तो जोसेफ मेतेशनी ने इसका गठन किया। ठीक, 1000 लोगों का अभियान भी जोसेफ गैरिबाल्डी द्वारा किया जाता है और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है 1871 में। ठीक, 1871 में पूरा होता है और ये चालू कब होता है? तो 1800 यहाँ पर जब ये 59 में हराते हैं तभी से इटली के एकीकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती है। यानी ये चालू होती है 1848 के आसपास से ही, क्योंकि 1848 से सारे लोग आज़ाद होना चाहते थे, तो ये शुरुआत की प्रक्रिया तो बहुत पहले देखेंगे हुई थी, लेकिन यहाँ पर पूछता इस तरीके से है कि कंप्लीट कब हुआ, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट कब हुआ? तो 1871 में। ठीक, शुरू कह सकते हैं 48 से भी हुआ, क्योंकि कहीं कहीं पर मिलेगा कि 1859 से हुआ या 61 से हुआ। तो 59 में तो हराए थे ऑस्ट्रिया को, तो कुछ लोग यही मानते हैं कि जब ऑस्ट्रिया की हार हुई तब जाके एकीकरण की प्रक्रिया चालू हुआ, लेकिन उसके पहले भी, क्योंकि ये कूटनीतिज्ञ था काउंटी कैबिलुडी काउर, इसका उद्देश्य यही था कि अब किसी तरीके से ऑस्ट्रिया को हराओ और इटली को एकीकरण किया जाए। ठीक है, तो ये था जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। अब इस चैप्टर में एक क्लास में, इसके बाद के क्लास में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इस क्लास को कम से कम 2 बार तो पढ़िए ही, तब समझ में आएगा। और 9th वाला भी अगर देख सकते हैं तो देख लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। 2 क्लास वहाँ से शुरुआत वहीं से होता है और यहाँ पर उसके बाद में फिर हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा उसमें इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।